गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, अगर आप यूपी पीजीटी या मध्य प्रदेश एमपीटीटी वर्ग 1 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एमसीक्यू के साथ साथ टू द पॉइंट्स भी मैं क्वेश्चन आपको बताते जाती हूँ, जिसे आप पूरा देखेंगे, स्किप करके ना देखें, तभी आपको यह फ़ायदा होगा। कई ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जो हम एमसीक्यू में नहीं शामिल कर पाते हैं, ये टू द पॉइंट्स आप सुनेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने सामाजिक समूह और प्राथमिक समूह की वीडियो बना चुकी हूँ टू द पॉइंट्स, और आज देखेंगे दैत्तिक समूह एंड संदर्भ समूह। दैत्तिक समूह क्या है? दैत्तिक समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किंग्सले डेविस और जॉर्ज सी होमेंस ने और कूले ने प्राथमिक समूह के विरोध में किया था। क्वेश्चन बनता है कि दैत्तिक समूह का प्रयोग किसने किया था? तो किंग्सले डेविस, जॉर्ज सी होमेंस एंड कूले ने। कूले ने क्यों किया था? तो प्राथमिक समूह के विरोध में किया था। दैत्तिक समूह एक ऐसा समूह है जिसका आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें आमने सामने के संबंध नहीं पाए जाते हैं। यह जानबूझकर तथा विचार विमर्श के उपरांत निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, इसीलिए बोगार्ड्स ने इसे छुओ और जाओ के प्रकार बताया है। छुओ और जाओ का प्रकार किस प्रकार के समूह को बताया गया है? तो दैत्तिक समूह को बताया गया है। किसने बताया है? तो बोगार्ड्स ने बताया है। इसीलिए पॉल एच लैंडस ने कहा है कि यह एक ऐसा समूह है जिसमें घनिष्ठता की कमी के कारण यह शीत संसार का निर्माण करता है। यह शीत संसार का निर्माण करता है। कौन सा समूह शीत संसार का निर्माण करता है? सेकेंडरी ग्रुप यानी दैत्तिक समूह। किसने ऐसा कहा है? लैंडस ने कहा है। और यह समूह लक्ष्य भूमि भी आधारित होता है। उसकी सदस्यता ऐच्छिक प्रकृति या परिस्थिति उसकी भूमिका पर निर्भर करती है, अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा से इस समूह को स्वीकार कर सकता है और उसकी परिस्थिति या भूमिका पर भी निर्भर करती है। अब हम देखेंगे दैत्तिक समूह की विशेषता। साथ ही फ्रेंड्स, मैं यह भी कहना चाहूँगी, यूपी पीजीटी और एमपीपीटी वर्ग 1 के कुछ टॉपिक के सिलेबस मिलते हैं, उसी टॉपिक्स को मैं पहले करवा रही हूँ। तो आप इस वीडियो पर बने रहें। जो भी यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को आराम से देखें, उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिलेगी। कॉमन टॉपिक मैं पहले करवा रही हूँ। दैत्तिक समूह की विशेषता इन परिभाषाओं से ये निकल कर आती है कि किंग्सले डेविस ने दैत्तिक समूह को प्राथमिक समूह का विरोधी कहा है। वेरेस्टीड ने वो सभी समूह दैत्तिक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। इस प्रकार के परिभाषाओं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे वो सभी समूह दैत्तिक हैं जो प्राथमिक नहीं है, किसने कहा है? वेरेस्टीड ने कहा है। आगमन एंड डिमकाफ, वे सभी समूह जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं वह दैत्तिक समूह कहलाते हैं। आकस्मिक संपर्क ही दैत्तिक समूह है। सीएच कूले, दैत्तिक समूह ऐसे समूह हैं जिसमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और उन विशेषताओं का अभाव होता है जो प्राथमिक समूहों में पाई जाती है। कूले ने दैत्तिक समूह के संबंध को आंशिक संबंध कहा है। आंशिक संबंध किसने कहा है? तो कूले ने कौन से समूह को कहा है? दैत्तिक समूह को कहा है। किम्बाल यांग ने दैत्तिक समूह को विशेष स्वार्थ समूह कहा है। सैरोकीन ने दैत्तिक समूह को संवेदात्मक समूह कहा है। मजुमदार एंड मदान ने जब सदस्यों के बीच सम्मुखी संपर्क नहीं होता है तो उसे दैत्तिक समूह कहते हैं। अब हम देखेंगे दैत्तिक समूह की क्या विशेषताएं। दैत्तिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं: बड़ा आकार, ऐच्छिक सदस्यता, प्रतियोगिता की भावना, सदस्यों की सीमित अवधि, सदस्यों के बीच स्तरीकरण, औपचारिक लिखित नियम, व्यक्ति की परिस्थिति उसकी भूमिका पर निर्भर, उद्देश्य एवं लक्ष्य अभिमुखी होते हैं, इसके सदस्य सक्रिय और निष्क्रिय होते हैं, अप्रत्यक्ष और अवैयक्तिक संबंध अस्थायी, विचारपूर्वक परिस्थापना, औपचारिक संगठन और उत्तरदायित्व सीमित। नेक्स्ट हम देखेंगे दैत्तिक समूह का वर्गीकरण। चार्ल्स हटन कूले ने दैत्तिक समूह के दो भागों में बांटा है, संस्कृति के आधार पर और संगठित समूह के आधार पर। संस्कृति के आधार पर चार्ल्स कूले के अनुसार परिस्थिति समूह, राष्ट्रीयता समूह, स्थानीय समूह और ध्यान स्वार्थ उद्देश्य समूह। संगठित समूह में जैपकीय समूह, आयु, लिंग, जाति, प्रजाति एंड आकस्मिक समूह में भीड़, श्रोता समूह। दैत्तिक समूह की शब्दावली। स्वसमूह की केंद्रीयता शमनर, ग्लेन एंड ग्लेन। स्वसमूह द्रोही, मटन ने कहा है। उपसमूह शब्द, मटन ने कहा है। समष्टि वॉन बीज, बेबर एंड पार्सन्स। समवर्ग, मटन, यानी इन सभी शब्दों से इन समाजशास्त्रियों ने उन्हें संबोधित किया। अर्ध समूह, आभासी समूह, बाटोमोर, जिन्सबर्ग और एसी मेयर ने दैत्तिक समूह को अर्ध समूह या आभासी समूह कहा है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आभासी समूह
द्वितीयक समूह को आभासी समूह किसने कहा है? तो बॉटोमोर, जेन्समॉर्ग और एसीमोर ने। अर्ध प्राथमिक समूह किसने कहा है द्वितीयक समूह को? कूले ने। दबाव समूह लिम्पेस। हीथ समूह मैकक्लेन। परिस्थिति समूह बेबर। अनौपचारिक समूह पियरे समूह जॉर्ज पियरे। मैत्री समूह जे.एल. मोरोनो। अर्ध प्राथमिक समूह जॉर्ज सी. होमेंस। भीड़ के समूह मन का सिद्धांत लिवॉन मैकडुगल। एनसीपिनोज टर्नर आलपोर्ट। अब हम देखेंगे कि द्वितीयक समूह की महत्व क्या है। सामाजिक परिवर्तन तथा प्रगति में सहायक। व्यक्तियों में जागरूकता की भावना पैदा होती है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक। अवसर के अनेक माध्यम उपलब्ध कराकर। विस्तृत दृष्टिकोण। निर्णय सार्वभौमिक। श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रोत्साहन। पार्सन्स ने द्वितीयक समूह को प्राथमिक समूह के लिए सेफ्टी वॉल सुरक्षा कवच की संज्ञा दी है। ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। सेफ्टी वॉल कौन से समूह के लिए यूज़ किया गया है? तो द्वितीयक समूह को प्राथमिक समूह के लिए सेफ्टी वॉल पार्सन्स ने कहा है। आभासी अर्ध प्राथमिक समूह। आभासी अर्ध प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए कूले कहते हैं, ये घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित वे समूह हैं जो किसी संगठन संबंधी विशेषताओं एवं विशेष उद्देश्यों के कारण सीमित आकार के होते हैं। कूले ने अर्ध प्राथमिक समूहों में स्काउट ग्रुप, लघु विचार, गोष्ठी, सामाजिक वर्ग, क्लब, ग्रामीण मनोरंजन के केंद्र आदि को गिना है। इन सभी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्काउट ग्रुप या सामाजिक वर्ग एंड क्लब को, गोष्ठी, इन सभी को अर्ध किस ग्रुप में रखा जा सकता है? तो आंसर आ जाएगा अर्ध प्राथमिक ग्रुप या आभासी ग्रुप। किसने कहा है? तो कूले ने कहा है। कूले ने आभासी अर्ध प्राथमिक ग्रुप किसे माना है? द्वितीयक समूह को माना है। अब हम देख लेते हैं वॉटोमोर के अनुसार आभासी समूह ऐसा योग है जिसमें संरचना और संगठन की कमी होती है, जिसके सदस्य समूह अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं। आप आभासी समूह में सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह तथा भीड़ को सम्मिलित करते हैं। भीड़ को आभासी समूह में कौन सम्मिलित करते हैं? बॉटोमोर सम्मिलित करते हैं। एक आभासी समूह कभी भी संगठित हो सकता है और सामाजिक समूह बन सकता है। अब हम देखेंगे संदर्भ समूह, जिसे रेफरेंस ग्रुप भी कहा जाता है। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग 1952 में हर्बर्ट हाइमन ने किया था। इनका प्रसिद्ध लेखक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस था। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे एम शरीफ, न्यूकॉम एवं कुछ समाजशास्त्री जैसे मर्टन, टर्नर, स्टाउफर एंड जॉनसन ने भी इसके बारे में विस्तृत विचार प्रस्तुत किया। परंतु संदर्भ समूह के बारे में विस्तृत और वैज्ञानिक विचार मर्टन ने अपनी पुस्तक द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर से प्रस्तुत किया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक है? तो मर्टन की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस किसकी पुस्तक है? हाइमन की पुस्तक है। संदर्भ समूह की सबसे पहले व्याख्या किसने की है? हाइमन ने की है। कब की है? 1942 में की है। लेकिन संदर्भ समूह का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? तो मर्टन ने किया। पहले अध्ययन किया हाइमन ने, जबकि वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन मर्टन ने किया। मर्टन ने किस आधार पर संदर्भ समूह की व्याख्या की है? तो मर्टन ने सापेक्षता और आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या की है। मनोवैज्ञानिक आधार पर संदर्भ समूह 2 प्रकार के होते हैं, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। अर्थात जब मनुष्य जिस समूह का सदस्य नहीं होता है और यदि उस समूह का सदस्य बनने का प्रयास करता है तो उसे संदर्भ समूह कहते हैं। अब संदर्भ समूह 2 आधार पर होते हैं, सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह। अर्थात व्यक्ति उस सदस्यता समूह का सदस्य होने के बाद भी उस सदस्य समूह में से किसी के जैसा बनना चाहता है तो वो भी संदर्भ समूह कहलाता है, या फिर जिस समूह का सदस्य नहीं होता है और उसके जैसा बनना चाहता है तो भी वह संदर्भ समूह कहलाता है। जैसे जब मनुष्य जिस समूह का सदस्य नहीं होता है या और यदि उस समूह का सदस्य बनने का प्रयास करता है तो उसे संदर्भ समूह कहते हैं। संदर्भ समूह की परिभाषा शरीफ एंड शरीफ के अनुसार संदर्भ समूह वह है जिसमें व्यक्ति अपने या समूह के अंग के रूप में संबंधित रहता है और मनोवैज्ञानिक रूप से उससे जुड़ जाता है। न्यूकॉम और टर्नर के अनुसार एक संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति तुलना करता है। दुबे के अनुसार संदर्भ समूह वह समूह है जिसके नियमों, व्यवहारों, प्रतिमानों, मनोवृत्तियों में आदर्श मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने व्यवहार को ढालने का प्रयास करता है। संदर्भ समूह वह है जिसके साथ व्यक्ति मस्तिष्क से जुड़ जाता है। जॉनसन के अनुसार संदर्भ समूह की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि समूह के सदस्य सिर्फ अपने आदर्श और मूल्यों को प्रभावित नहीं होता बल्कि उनके मूल्य और आदर्शों से भी प्रभावित होता है जिसका वह सदस्य नहीं है। क्लाइनबर्ग के अनुसार संदर्भ समूह काल्पनिक और नकारात्मक हो सकते हैं। कई बार यह पूछा जाता है कि काल्पनिक या नकारात्मक संदर्भ समूह
की वर्णन किसने की है? तो क्लाइनबर्ग ने की है। जॉनसन, संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं। जॉनसन ने नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है। किसने किया नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन? जॉनसन ने किया है। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति में लंबवत परिवर्तन की इच्छा रखता है तो संदर्भ उत्पन्न करता है, संदर्भ समूह उत्पन्न करता है। वाई दामले के अनुसार भारत में जाति गतिशीलता संदर्भ समूह के सिद्धांत पर आधारित है। एम श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह की अवधारणा को ध्यान में रखकर ही प्रतिपादित किया है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जा सकता है। तो किसको माना जा सकता है? संदर्भ समूह और संस्कृतिकरण दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है। यह संदर्भ समूह संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके आधार पर दी गई है? संदर्भ समूह के आधार पर दी गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। संदर्भ समूह की विशेषताएं। व्यक्ति का गैर सदस्य समूह का सदस्य बनना ही संदर्भ समूह है। व्यक्ति व समूह अपनी तुलना दूसरे समूह व्यक्तियों से करता है। संदर्भ समूह व्यक्ति की उच्च अभिलाषाओं का परिणाम है। संदर्भ समूह का अस्तित्व प्राय व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। व्यक्ति की एक स्वाभाविक विशेषता है कि वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अपने समूह के वातावरण, परिस्थिति और व्यवहार प्रतिमान को छोड़कर उस ऐसे समूह का सदस्य बनना चाहता है जो उच्च समझा जाता है। संदर्भ समूह एक सापेक्ष समूह है। संदर्भ समूह क्या है? एक सापेक्ष समूह है। जब आज कोई व्यक्ति जिस समूह का अपना संदर्भ समूह मानता है, आवश्यक नहीं है कि वही समूह भविष्य में उसका संदर्भ समूह बना रहे। व्यक्ति का संदर्भ समूह सामान्यतः उसके मूल समूह से उच्च स्थिति का होता है। व्यक्ति के लिए वह समूह आदर्श संदर्भ होता है जिसमें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। यह अवधारणा बंद या परंपरावादी समाजों में कम पाई जाती है। संदर्भ समूह वास्तविक और काल्पनिक हो सकते हैं। व्यक्ति का संदर्भ हमेशा गैर सदस्य समूह होता है, लेकिन कभी कभी इसका सदस्य समूह में भी उनके लिए संदर्भ समूह बन जाता है। इन लोगों के लिए बेबलैंड बिखरे हुए रईस की संज्ञा देते हैं। संदर्भ समूह के सिद्धांत। मटर ने संदर्भ समूह का बहुत व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किया जो संदर्भ समूह के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया। मटन का मुख्य उद्देश्य यह था कि किस प्रकार संदर्भ समूह व्यक्तियों के प्रकारात्मक और अप्रकारात्मक हो सकता है। व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अंतर समूह या सदस्य वाला समूह हो सकता है। इसका बाह्य और सदस्य वाला समूह भी हो सकता है। जब व्यक्ति दूसरे समूह का सदस्य बनना चाहता है तो प्रकारात्मक परिणाम होता है, और जिस समूह का सदस्य नहीं बनना चाहता है तो वह उसके लिए अप्रकारात्मक परिणाम होता है। इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संदर्भ समूह का वर्गीकरण। मटर ने इसे 2 भागों में बांटा। प्रकारात्मक इसके 3 भाग हैं: आदर्शात्मक समूह, तुलनात्मक संदर्भ समूह, अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह और अप्रकारात्मक संदर्भ समूह। अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह का प्रयोग टर्नर ने किया है और उसे अपने वर्गीकरण में मटर ने शामिल किया। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं? अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह का प्रयोग किसने किया है? टर्नर ने किया। शामिल किसने किया? मटर ने किया। न्यूकॉम ने 2 प्रकार में बांटा संदर्भ समूह को: सकारात्मक संदर्भ समूह, नकारात्मक संदर्भ समूह। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि नकारात्मक संदर्भ समूह का वर्णन किसने किया है? तो न्यूकॉम ने नकारात्मक संदर्भ समूह का वर्णन किया है। संदर्भ व्यक्ति। मटन, जब किसी दूसरे समूह का व्यक्ति किसी के लिए आदर्श होता है तो वही व्यक्ति उसका संदर्भ व्यक्ति कहलाता है। तो संदर्भ समूह में संदर्भ व्यक्ति कौन होता है? जब किसी दूसरे समूह का व्यक्ति किसी के लिए आदर्श होता है, यानी जो व्यक्ति दूसरे के लिए आदर्श होता है वही व्यक्ति उसका संदर्भ व्यक्ति कहलाता है। आंशिक संदर्भ व्यक्ति, जैसे हम किसी व्यक्ति की विविधता से प्रभावित होते हैं, ना कि उसकी वेशभूषा, रहन सहन आदि से, तो वही हमारे लिए आंशिक संदर्भ व्यक्ति होते हैं। संदर्भ आकांक्षी। अगर किसी व्यक्ति के लिए महात्मा गांधी संदर्भ व्यक्ति हैं तो जिन व्यक्तियों के लिए आदर्श संदर्भ व्यक्ति है वो व्यक्ति संदर्भ आकांक्षी कहलाएंगे। सीमांत व्यक्ति। मानव शास्त्र में इसका सर्वप्रथम प्रयोग स्टोनविच ने किया, जबकि समाजशास्त्र में रॉबर्ट ई पार्क ने किया है। जाति व्यवस्था में कोई व्यक्ति नीची जाति का सदस्य होकर यदि ऊंची जाति को अपना संदर्भ मानता है तो उस व्यक्ति को न ऊंची जाति वाले समूह में शामिल करते हैं और न ही नीची जाति वाले। अतः व्यक्ति मानसिक और सामाजिक रूप दोनों जातियों से कट जाता है और सीमांत मानव कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सीमांत व्यक्ति कौन है या सीमांत व्यक्ति क्या कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सीमांत व्यक्ति या सीमांत मानव कौन कहलाता है। जो जाति व्यवस्था में कोई व्यक्ति नीची जाति वाला सदस्य ऊंची जाति वाले सदस्यों को अपना संदर्भ मानता है तो वो व्यक्ति को ना ऊंची जाति में और ना ही नीची जाति में, किसी भी जाति में नहीं स्वीकार किया जाता है। दोनों जातियों से कट जाता है, तब वो व्यक्ति अकेला हो जाता है। उसी व्यक्ति को मानव, सीमांत मानव कहा जाता है या सीमांत व्यक्ति कहा जाता है। संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर प्रभाव। वह मानव के अत्यधिक प्रगतिशील और आशावादी बनाता है। जैसे एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम मेहनत करो, देखो उसका चयन IAS में हो गया है।
यह तनाव कम करता है, सामाजिक गतिशीलता को सरल बना देता है, जिससे योग्य व्यक्ति को ऊपर उठने का अवसर मिलता है। संदर्भ समूह के आधार पर व्यक्ति अनेक समस्याओं का समाधान निकाल लेता है। संदर्भ समूह व्यक्ति को अनुचित से उचित, अन्याय से न्याय और असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। अग्रिम पूर्वाभासी समाजीकरण का वर्णन मटन ने किया है। सीमांत समुदाय में काइवर एंड पेज ने दूसरे विशिष्ट की अवधारणा मटन ने दी है। स्वार्थ समूह, अंतर संदर्भ समूह और बाह्य संदर्भ समूह, बाहुल्य संदर्भ समूह मटन ने बताया है। सापेक्ष वंचना और अनुभवहीनता या तुलनात्मक अभाव का बोध सर्वप्रथम स्टाउफर ने अपनी अवधारणा में दी है। बाद में मटन ने इसकी विस्तृत व्याख्या द अमेरिकन सोल्डर में की है। संदर्भ समूह को अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया वेबलर ने। काल्पनिक समूह का वर्णन वेबलर ने किया है। ओवेन लिच ने द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की राजनीति में आगरा के जाटवों की अस्पृश्यता और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है। ओवेन लिच द्वारा संदर्भ समूह का आनुभविक परीक्षण किया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम मटन के बाद संदर्भ समूह का आनुभविक परीक्षण किया है। स्व केंद्रीयता, इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग समनर ने किया। बाद में ग्लिन एंड ग्लिन ने इनकी विस्तृत व्याख्या की। अंतर समूह के सदस्यों में स्व जाति केंद्रीयता पाई जाती है और अपने समूहों को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को हीन मानते हैं। स्वद्रोही मटन, अपने समूह और संस्कृति को निम्न और दूसरे समूह को संस्कृति को उच्च मानना मटन ने बताया। उपसमूह, मटन ने व्याख्या की। उपसमूह के सदस्य वे होते हैं जो आपस में ऐसे विशेष संबंधों का निर्माण कर लेते हैं जिससे समूह के अन्य सदस्य सहभागी नहीं होते, जैसे कक्षा में कई छोटे छोटे मित्र समूह। समष्टि, वॉन विज, बेबर और पार्सन्स ने। समष्टि में ऐसे व्यक्तियों का समायोजन होता है जो एक ऐसी भावनाओं मूल्यों का विश्वास करते हैं किंतु आपस में अंतःक्रिया नहीं करते और अंतःक्रिया का अभाव होता है। ऐसे समूह उन्हें समूह में होने से वंचित करता है, जैसे राष्ट्र के नागरिक। भीड़, सामाजिक संवर्ग, मटन ने बताया है कि मटन ने कहा है जिन व्यक्तियों की कैसी विशेषता हो, चाहे वह शारीरिक या सामाजिक, तो वो एक मानसिक संवर्ग के सदस्य हो, जैसे एक लिंग का समूह और वर्ग का समूह। मटन के अनुसार सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतःक्रिया नहीं होती, जबकि गिटलर का मानना है कि सामाजिक संदर्भ के सदस्यों में अंतःक्रिया होती है। अर्ध समूह की अवधारणा बॉटोमॉर ने की। इसकी अवधारणा जिन्सबर्ग ने विस्तृत दी है। यह समूह स्थिर और अस्थिर समूह के बीच पाया जाता है। बॉटोमॉर ने कहा है कि अर्ध समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें संरचना और संगठन का अभाव पाया जाता है। इनके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति कम जागरूक होते हैं, जैसे सामाजिक वर्ग, परिस्थिति, आयु, लिंग और समूह। अर्ध प्राथमिक समूह कूले, C.H. कूले ने प्राथमिक समूह संबंधी अवधारणा को विकसित करते समय कुछ ऐसे समूह भी होते हैं जिसमें प्राथमिक समूह की सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती। और द्वितीयक समूह, अनाही द्वितीयक समूह को, जिसके स्काउट ग्रुप, क्लब, नगरीय प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, महिला समिति इत्यादि। यह समूह संरचना संगठन की दृष्टि से प्राथमिक समूह के जैसा होता है, क्योंकि इनका विकास कुछ विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए जानबूझकर किया जाता है, इसलिए द्वितीयक समूह से ज़्यादा निकट होते हैं। दबाव समूह, लिम्पसेट, यह वह समूह है जो एक या दो कम मांगों के लिए सरकार और सरकारी केंद्रों पर दबाव डालता है। हित समूह का वर्णन मैक्लेना ने किया, जब व्यक्ति का वह समूह जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गैर सरकारी संगठनों पर प्रभाव डालता है तो उसे हित समूह कहते हैं। परिस्थिति समूह, इसे बेबर समूह भी कहा जाता है। बेबर ने इस अवधारणा का प्रयोग गुलाम लोगों के अध्ययन के फलस्वरूप किया। बेबर के अनुसार ये वो समूह है जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग का अवसर भी नहीं है, इसे ही बेबर परिस्थिति समूह मानते हैं। औपचारिक समूह, जॉर्ज पियरे ने इसका वर्णन किया है। ये पियरे समूह भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनते हैं कि अनौपचारिक समूह का वर्णन किसने किया है? जॉर्ज पियरे ने। यह वह समूह है जिसका निर्माण बिना किसी उद्देश्य, नियम और नेता के होता है, जैसे बच्चों का खेल समूह। मैत्री समूह, ये J.S. मैरोनो, यह उपसमूह का पर्यायवाची है। अर्ध प्राथमिक समूह, जॉर्ज जी होमेस, भी के समूहन का सिद्धांत। लेवॉन मैकडुगल ओपॉल्ड, भीड़ में रुचि रखना। लेवॉन ने अपने पुस्तक द क्राउड में से प्रतिपादित किया है। अर्ध समूह की विशेषता हो जाती है निश्चित संख्या, विस्तृत क्षेत्र, निश्चित संगठन और संरचना का अभाव, पारस्परिक जागरूकता का अभाव, समानता। अर्ध समूह के सदस्यों में किसी न किसी आधार जैसे लिंग, आयु, शिक्षा, जाति, वर्ग, धर्म, राज्य के आधार पर समानता होती है। निरंतर संपर्क का अभाव, संपर्क हेतु जन संचार माध्यम का महत्व, औपचारिक संगठन की संभावना। मेयर ने अर्थ समूह को दो भागों में बांटा, वर्गीकृत अर्थ समूह और अंतःक्रियात्मक अर्थ समूह। अब इन समूह चैप्टर से, सामाजिक समूह से कुछ टू द पॉइंट्स महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आते हैं, जिसे हम देखेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह का वर्णन न्यूकॉम ने किया है। सापेक्ष वंचना या हीनता, तुलनात्मक अभावबोध की दशा स्टाउफर ने सर्वप्रथम की, परंतु बाद में इसकी व्याख्या मटन ने की।
टू द पॉइंट इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। द अमेरिकन सोल्डर किसकी पुस्तक है? स्टॉफर एंड मर्टन। ओपन लीच में भारत में पहली बार मर्टन ने संदर्भ समूह का एक आनुभाविक परीक्षण किया है। ओपन लीच ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी में आगरा के जाटवों की अस्पृश्यता के सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख किया है। संदर्भ समूह का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख बेबलन द्वारा भी किया गया है। 1944-45 में आगरा में अनुसूचित जाति फाउंडेशन की स्थापना हुई। बाद में इसे अंबेडकर द्वारा संचालित अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फाउंडेशन का नाम दिया गया है। परस्पर विरोधी संदर्भ समूह परस्पर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूह को मर्टन ने बहुत संदर्भ समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो आज के लिए इतना ही। ये सामाजिक समूह चैप्टर्स ख़त्म हो गए, जिसमें आपने देखें ये हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किए हैं इस चैप्टर को। सामाजिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह, सेकेंडरी समूह, द्वितीयक समूह, रेफरेंस ग्रुप, ये सारे टॉपिक्स इस 2 वीडियो में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो आपके इन्हीं सब टॉपिक से MCQ लेकर आऊँगी, तो इसे प्लीज़ देखना ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। इस टॉपिक को आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, एक नहीं, मैं तो ये बोलूँगी कि आपको रिपीट वीडियो को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, जिससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।